17 दिसंबर 1995 आधी रात का सन्नाटा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के ऊपर एक रूसी विमान मंडरा रहा था। यह विमान कराची के रास्ते भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ था। कुछ ही मिनटों बाद उसने आसमान से कई बड़े बड़े बॉक्स नीचे गिराए और फिर अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों ने इन बॉक्सों को खोला तो उनके होश उड़ गए। उनमें थी AK-47 और AK-56 जैसी राइफलें, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल्स, हजारों कारतूस और आधुनिक हथियारों का विशाल जखीरा। पूरा देश सवाल पूछ रहा था कि ये हथियार आखिर किसके लिए आए थे। जांच आगे बढ़ी, कई बड़े नाम सामने आए और इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति के एक बेहद चर्चित नेता का नाम भी चर्चा में आया। वह नेता जिसने 23 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक बनकर सबको चौंका दिया, जो कभी लालू यादव का सबसे भरोसेमंद माना गया और जिसके नाम से अधिकारी तक कांपते थे। नाम था राजेश रंजन, यानी पप्पू यादव। लेकिन सवाल यह है, क्या पप्पू यादव सिर्फ बाहुबली थे या फिर गरीबों के मसीहा थे? आज की कहानी शुरू होती है बिहार के मधेपुरा जिला के एक छोटे से गांव से। बचपन से ही अलग था पप्पू यादव। 24 दिसंबर 1967 बिहार के मधेपुरा जिले के खुर्दा गांव में एक संपन्न परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम रखा गया राजेश रंजन। बाद में पूरा देश उन्हें पप्पू यादव के नाम से जानने लगा। घर में खेती होती थी, पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से उनका स्वभाव बेहद तेज और आक्रामक था। स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा उनकी पहचान झगड़ों की वजह से बनने लगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, दूसरे स्कूल के लड़कों से भिड़ंत और धीरे धीरे युवाओं का एक समूह उनके साथ जुड़ने लगा। उस दौर का बिहार भी वैसा नहीं था जैसा आज है। जाति तनाव, स्थानीय दबंग और राजनीति का और अपराध का गहरा रिश्ता बन चुका था। ऐसे माहौल में एक तेज तर्रार लड़का बहुत जल्दी चर्चा में आ जाता है और पप्पू यादव भी आ गए। कहा जाता है किशोरावस्था में ही एक हिंसक झड़प के बाद पहली बार उन्हें जेल जाना पड़ा। यही उनकी ज़िंदगी ने पहला बड़ा मोड़ लिया। जेल में उनकी मुलाकात पूर्णिया के प्रभावशाली स्थानीय नेता अर्जुन यादव से हुई। अर्जुन यादव सिर्फ नेता नहीं थे, उनका इलाके में ज़बरदस्त प्रभाव था। उन्होंने पप्पू यादव के नेतृत्व में और दबंगई दोनों देखी थी। धीरे धीरे पप्पू यादव उनके सबसे करीबी लोगों में शामिल हो गए। यहीं से अपराध और राजनीति का रास्ता एक साथ शुरू हुआ। समय बीतता गया। पप्पू यादव सिर्फ स्थानीय झगड़ों तक सीमित नहीं थे, उनका नाम बड़े मामलों में भी सामने आने लगा। कटिहार कॉलेज के एक छात्र की हत्या के मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया। उस समय वो 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे। हालात ऐसे बने कि उन्हें अपनी बोर्ड परीक्षा भी जेल से देनी पड़ी। एक तरफ किताबें, दूसरी तरफ अदालत। यहीं से उनका नाम पूरे इलाके में फैलने लगा। 1987 में उनके राजनीतिक गुरु अर्जुन यादव की हत्या कर दी गई। यह घटना पप्पू यादव के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका थी। लेकिन इसी घटना के बाद उन्होंने पीछे हटने के बजाय पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान उनकी टक्कर दूसरे उभरते नेता से हुई। नाम था आनंद मोहन। यह टकराव आने वाले कई सालों तक बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक दुश्मनी बनने वाला था। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव राजनीति में बड़ा दांव खेलने वाले थे। 1988 में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नेता प्रतिपक्ष कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। अब सवाल था विपक्ष का नया नेता कौन बनेगा। उस समय लालू यादव भी दावेदार थे, लेकिन पार्टी में उनसे बड़ी कई नेता मौजूद थे। यहीं पर युवा पप्पू यादव खुलकर लालू यादव के समर्थन में उतर गए। बताया जाता है कि उन्होंने कई विधायकों से संपर्क कर लालू यादव के पक्ष में माहौल बनाने में भूमिका निभाई। यहीं से दोनों नेताओं के रिश्ते मजबूत होने लगे। फिर आता है 1990 का विधानसभा चुनाव। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि जनता दल उन्हें टिकट देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादा नेता यही हार मान लेते, लेकिन पप्पू यादव ने फैसला किया चुनाव लड़ेंगे, वो भी निर्दलीय। मधेपुरा की सिंहेश्वर सीट से चुनाव लड़ा गया। नतीजे आए और सिर्फ 23 साल की उम्र में पप्पू यादव विधायक बन चुके थे। यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, यह बिहार की राजनीति में एक नए शक्ति केंद्र की जन्म की घोषणा थी। 1990 के चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर थी। सरकार बनाने के लिए निर्दलीय विधायकों का समर्थन जरूरी था। राजनीतिक हलकों में लंबे समय से चर्चा रही कि पप्पू यादव ने कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार लालू यादव मुख्यमंत्री बने और पप्पू यादव का कद अचानक बढ़ गया। अब वो सिर्फ विधायक नहीं थे, बल्कि सत्ता के बेहद करीब माने जाने लगे। सिर्फ एक साल बाद 1991 का लोकसभा चुनाव आया। इस बार भी उन्होंने किसी पार्टी का भरोसा नहीं किया। पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। अब कल्पना कीजिए कि महज 24 साल की उम्र, पहले विधायक फिर सांसद, वह भी बिना किसी बड़े दल के सहारे। यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण थी। फिर 90 के दशक में सीमांचल और कोसी क्षेत्र में पप्पू यादव का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी भी उनसे टकराने से बचते थे।
उनके समर्थकों का दावा था कि अगर किसी इलाके में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली कटती तो अधिकारी तुरंत सक्रिय हो जाते, चाहे इन दावों पर मतभेद क्यों न हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उस दौर में उनका प्रभाव बेहद व्यापक था। यहीं से उनकी दो छवियां बननी शुरू हुईं, एक तरफ गरीबों के लिए मददगार नेता और दूसरी तरफ विवादों से घिरा बाहुबली। लेकिन असली टकराव भी बाकी था, क्योंकि अब सामने आने वाला था वह नाम जिसने बिहार की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया था, आनंद मोहन। और दोनों के बीच शुरू हुई गैंगवार ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। 1990 के दशक की शुरुआत बिहार की राजनीति दो बड़े चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक तरफ थे पप्पू यादव, जिनका प्रभाव सीमांचल और कोसी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ थे आनंद मोहन, जो अगड़ी जातियों के बीच तेजी से अपनी पहचान बना रहे थे। दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों के पास समर्थकों की बड़ी फौज थी और दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। यहीं से शुरू हुई बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक दुश्मनी में से एक। 1991 का लोकसभा चुनाव मधेपुरा सीट पर मुकाबला बेहद प्रतिष्ठित बन चुका था। आनंद मोहन ने चुनावी मैदान में उतरकर शरद पवार को चुनौती दी। दूसरी तरफ पप्पू यादव खुलकर अपने राजनीतिक गुरु शरद यादव के समर्थन में उतर आए। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट से लेकर चुनावी रणनीति तक सक्रिय भूमिका निभाई। नतीजा आया, शरद यादव जीत गए और आनंद मोहन को कड़ी हार का सामना करना पड़ा। यहीं से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गई। अगले कुछ वर्षों तक कोसी और सीमांचल का इलाका गैंगवार, तनाव, हिंसक घटनाओं की खबरों से सुर्खियों में रहा। दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच लगातार टकराव होते रहे। इस दौर ने बिहार की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। निर्दलीय सांसद बनने के बाद पप्पू यादव ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की। उन्होंने बिहार विकास पार्टी बनाई, बाद में इसका समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। 1995 के विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों ने भी जीत दर्ज की। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। यह साफ हो चुका था कि पप्पू यादव सिर्फ बाहुबल के सहारे नहीं बल्कि मजबूत जनाधार के दम पर भी चुनाव जीत सकते थे। राजनीतिक और विवादों के बीच उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। जेल में रहने के दौरान उनकी दोस्ती एक युवक बिक्की से हुई। एक दिन बिक्की अपने परिवार का फोटो एल्बम लेकर आया। उसी एल्बम में पप्पू यादव ने पहली बार बिक्की की बहन रंजन की तस्वीर देखी। वह पहली नज़र का आकर्षण था। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव अक्सर उस टेनिस क्लब में जाने लगे जहां रंजीत अभ्यास करती थी। लेकिन रंजीत ने शुरुआत में साफ मना कर दिया। दोनों के धर्म अलग थे, परिवार भी इस रिश्ते के खिलाफ था। काफ़ी कोशिशों, बातचीत और सामाजिक विरोध के बाद आखिरकार 1994 में दोनों की शादी हुई। आगे चलकर रंजीत रंजन भी राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनी और सांसद और बाद में राज्यसभा सदस्य बनी। 24 जून 1998 और पूर्णिया दिन दहाड़े सीपीआई के लोकप्रिय विधायक अजीत सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में गिनी जाती है। इस मामले में पप्पू यादव का नाम मुख्य आरोपियों में शामिल हुआ। उन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। मामला वर्षों तक अदालत में चलता रहा और मार्च 2004 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहीं से उनके राजनीतिक करियर को सबसे बड़ा झटका लगा। एक ऐसा नेता जो कभी सत्ता के केंद्र में था, अब सलाखों के पीछे था। गिरफ्तारी के बाद भी पप्पू यादव लगातार सुर्खियों बने रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में जेल के भीतर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठे। एक समय उनकी जमानत भी हुई, लेकिन बाद में वो रद्द कर दी गई और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। उनके विरोधियों ने इसे कानून की जीत बताया, जबकि समर्थकों का कहना था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। यह विवाद वर्षों तक चलता रहा। 2009 में उन्हें बड़ा झटका लगा। चुनाव लड़ने पर रोक लगी। राष्ट्रीय जनता दल से भी दूरी बढ़ गई। उन्होंने अपनी मां शांति प्रिया को पूर्णिया से चुनाव लड़ाया, लेकिन हार मिली। पत्नी रंजीत रंजन भी चुनाव हार गई। ऐसा लगा कि पप्पू यादव का राजनीतिक अध्याय अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी था। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर जनता के बीच जाना शुरू किया। बाढ़ हो, कोरोना महामारी हो या कोई दूसरी आपदा, वह लगातार राहत कार्यों में दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। कई लोग उन्हें गरीबों का मसीहा कहने लगे। उनकी छवि जो कभी सिर्फ अपराध से जुड़ी दिखाई देती थी, अब सेवा कार्यों के कारण बदलने लगी। अब लौटते हैं उस घटना पर जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। 1995 का पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस। यह स्वतंत्र भारत के सबसे चर्चित हथियार तस्करी मामलों में एक माना जाता था। जांच के दौरान कई राजनीतिक नामों पर चर्चा हुई और समय समय पर पप्पू यादव का नाम भी राजनीतिक बहसों और आरोपों के सामने आया। हालांकि इस मामले में अलग अलग समय पर कई दावे और प्रतिदावे हुए तथा इसकी कहानी और राजनीतिक व्याख्याएं अलग अलग रहीं। यह मामला आज भी भारतीय राजनीति के सबसे रहस्यमय प्रकरणों में गिना जाता है। सालों बाद पप्पू यादव फिर सुर्खियों में आए। इस बार वजह उनका एक बयान था। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद कथित तौर पर धमकी भरे कॉल और सुरक्षा को लेकर चर्चाएं शुरू हुई।
मामला मीडिया में छाया रहा। राजनीतिक बयान, सुरक्षा और गैंगस्टर नेटवर्क तीनों एक साथ चर्चा का विषय बन गए। पप्पू यादव की कहानी को एक शब्द में बयान करना आसान नहीं। एक तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, बाढ़ और महामारी में लोगों के बीच सबसे पहले पहुंचे, अस्पतालों और प्रशासन पर दबाव बनाकर आम लोगों की आवाज़ उठाई। तो दूसरी तरफ उनके विरोधी उनके लंबे आपराधिक इतिहास को और विवादों का हवाला देते हैं। यही वजह है कि आज भी उनका नाम आते ही लोगों की राय दो हिस्सों में बट जाती है। लेकिन एक बात सत्य है, बिहार की राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, पप्पू यादव का नाम उनमें जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सत्ता भी देखी, संघर्ष भी देखा, जेल भी देखी और कई बार राजनीतिक वापसी भी की। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हालात से लड़कर अपनी पहचान बनाई, या फिर वो बिहार की उस राजनीति का चेहरा है जहाँ शक्ति और विवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर ऐसी कहानियाँ आपको पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।